सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जनरली हर एक टॉपिक तो जो होता है वो इम्पोर्टेंट ही होता है, ठीक है। लेकिन आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि जो भी सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनको कभी ना कभी जो है अपना लीव का सैलरी जो है हमेशा मिलता है, ठीक है। और अगर आपको लीव का सैलरी मिलता है तो क्या आपको पता है वो टैक्सेबल होता है। हम अपने इस चैनल पे रिलेटेड टू टैक्स सेविंग ट्रिक्स बताते रहते हैं और ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं आपके चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के इंटरमीडिएट के टैक्सेशन के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे और उसमें हर तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। और जनरली अगर आप इसको जो है अपने रियल फैक्ट जो लाइफ के फंडामेंटल्स हैं या लाइफ के जो डेली रूटीन्स के काम हैं उनमें ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और इफ़ यू सी, हमारा आज का टॉपिक है लीव सैलरी और लीव एनकैशमेंट। इन दोनों में से आप किसी भी नाम से आप इसको बोल सकते हो, लीव सैलरी कह सकते हो। क्यों इसको लीव सैलरी क्यों बोलते हैं? सैलरी भाई साहब ऐसा है कि जो भी आपको लीव एनकैशमेंट का पैसा मिलता है वो टैक्सेबल होता है एक लिमिट के बाद, ठीक है। अब वो लिमिट क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते, चाहे वो इंटरमीडिएट का टैक्सेशन का पेपर हो या फिर जनरली आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती हैं, जब भी आपको कंपनी से पैसा मिलता है लीव एनकैशमेंट का, आपको ये जो भी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनको बताना होता है आपको कि सर मेरे को ये पैसा मिला है, तो आपको वो कैलकुलेट। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा ढंग से देख लेंगे तो आपको जो है ये भी पता चल जाए कि आपको कितना पार्ट आपको टैक्सेबल है, कितना पार्ट जो है आपका एग्जम्प्टेड है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इनके बेसिक पे। जनरली एम्प्लॉयज आर अलाउड टू टेक लीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ सर्विस। अक्सर क्या होता है कि एम्प्लॉय को जो है जो भी लीव मिलती है उसके केस में या तो वो लीव ले लेता है, अगर वो अपनी लीव को यूटिलाइज नहीं करता है तो उस केस में आपको या एम्प्लॉय को जो भी पैसा मिलता है एक्युमुलेटेड लीव या तो वो लैप्स हो जाती है, आइदर लैप्स या तो वो लैप्स हो जाती है। अब कंपनी पे डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है भी, आपको अपनी छुट्टियां यूज करनी है तो आप कर लो, नहीं तो ये लैप्स हो जाएंगी। लेट्स से कि अगर आप अप्रैल से लेके हम मार्च की बात करें तो लेट्स से कि आपको 30 लीव्स मिलती हैं, अगर आपने वही लेट्स से कि आपको 25 लीव्स मिलती हैं और उसमें से आपने 23 जो है यूज कर लिए हैं तो आपको जो 2 हैं वो लैप्स हो जाएंगी। तो दिस इज द सिनेरियो। तो उस केस में लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं वो बोलेंगे भाई ऐसा है, अगर आपने यूज करनी है तो कर लीजिए, नहीं तो आपको टर्मिनेशन या फिर रिटायरमेंट के टाइम में आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। द पेमेंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनकैशमेंट अनवेल्ड मतलब अनवेल्ड लीव, मतलब जो आपने छुट्टियां नहीं ली है, जैसे मैंने आपको ये 2 बताया, ये आपने छुट्टियां यूज नहीं की, उनको अनवेल्ड लीव बोलते हैं, ठीक है। हाउएवर सेक्शन 10(10)(a) क्या बोलता है? Exemption in respect of amount received by the way of encashment of unutilized earned leave by an employee। आपको इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन सिंपली मैंने आपको जो चीज़ बताई है वही इसके अंदर है कि सर आपको जो लीव्स आप यूटिलाइज नहीं करते हो उनका जो भी पैसा मिलता है दैट इज कॉल्ड एज लीव सैलरी और लीव एनकैशमेंट। वेदर ऑन सुपरएनुएशन, इसको समझ लेना। सुपरएनुएशन क्या होता है कि जब भी आपका एम्प्लॉयर है आपके एक फंड में पैसा डालता रहता है, छुट्टियों के फंड में, मान लीजिए आपको 20,000 रुपये डाल दिया या फिर 50 रुपये ज़्यादा डाल दिया हर एक साल में, ठीक है। और आपने मान लीजिए 25 साल आपने सर्विस करी है तो उस केस में जो भी पैसा मान लीजिए भी 5.5 लाख रुपये एकमुलेट हो जाता है, तो 5.5 लाख रुपये को सुपरएनुएशन फंड बोलते हैं। जो भी एम्प्लॉयर के द्वारा कोई फंड क्रिएट किया जाता है उसमें जो डाला जाता है दैट इज कॉल्ड सुपरएनुएशन, कोई भी तरह का हो सकता है वो। एग्जम्पशन ऑन अकाउंट ऑफ रिसीव्ड बाय द वे एनकैशमेंट, आपको एग्जम्पशन कौन कौन सी मिल सकती है? एग्जम्पशन वर्ड आप ध्यान रखिए, एग्जम्पशन आपको क्या क्या मिलेगी, कहाँ मिलेगी? अंडर सेक्शन, ये याद रखना है, एग्जाम में आने वाली चीज़ें होती हैं ऐसी, इनको भूलना नहीं है। सेक्शन 10 और 10
AA के अंदर, ठीक है, ये एग्जम्पशन मिलती है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसके अंदर कि आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको कोई भी इस तरह का फंडा है ही नहीं। बहुत सारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी इस तरह का पैसा मिलता है वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, कोई लफड़ा नहीं भाई, ठीक है, फुल्ली एग्जम्प्टेड। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इसीलिए आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, उसका अपना मज़ा है, प्राइवेट सेक्टर का अपना मज़ा है। गवर्नमेंट जॉब में तो आप ठीक है 9 to 5 अपना जॉब करा घर आ गए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको क्या है, खूब सारी मेहनत करनी पड़ती है। नॉन गवर्नमेंट अप्लाई के केस में क्या होता है, लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज एग्जम्प्टेड टू एक्सटेंट। एक्सटेंट वर्ड आपने ध्यान रखना है कि एक लिमिट तक है, एक लिमिट तक ही आपको एग्जम्पशन मिलेगी, जो भी पैसा मिलेगा। लिस्ट इन चारों में से जो भी कम फिगर होगा वो आपको उसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी। एग्जम्पशन जो भी इन 4 कैटेगरी में से तो सबसे लीस्ट होगा, लिस्ट का मतलब जो सबसे कम होगा वो आपको एग्जम्पशन मिलेगी। ये स्टैच्यूटरी लिमिट बोलते हैं इसको स्टैच्यूटरी बोल लो आप, कुछ ही नहीं, स्टैच्यूटरी वर्ड आप यूज कर लो यहाँ पे। स्टैच्यूटरी लिमिट होगी 3 लाख रुपए की, ये तो होनी है, हर किसी के लिए सेम है, ये कोई डिफरेंट नहीं होगी। और लीव का कितना पैसा मिला आपको, लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लीव का कितना पैसा मिला, और 10 मंथ का एवरेज सैलरी। 10 मंथ का एवरेज सैलरी आप समझ रहे हो कैसे कैलकुलेट करना है इसको। लेट से कि आपकी अप्रैल में देखो 25,000 रुपये है, और मई में भाई 50,000 होगी आपकी सैलरी, डबल होगी, हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो उसके बाद मान लीजिए आपका ये पूरे महीने का जो 75,000 हुआ, इसका 10 मंथ का एवरेज सैलरी, इसको डिवाइड बाई 10 से कर देंगे तो 7500 आ जाएगा। इस तरह से आपने निकालना है कि 10 मंथ का एवरेज तो आपको निकालना आता है, हर बंदे को निकालना आता है एवरेज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करना, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं है, टैक्सेशन इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आपको जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, जो चीज़ें हम लोग यहाँ करते हैं वही आपको कंपनियों में देखने को मिलेंगी, वही सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को अपने माइंड से दूर नहीं करना है, चीज़ों के साथ टच में रहना है, तभी आप एग्ज़ाम जो है क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने ऊपर से भाई नज़र मार ली, चलो ठीक है ऐसे होगा ऐसे नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज गोइंग टू हैपन माय डियर सर, नथिंग। इफ यू डू प्रैक्टिस डेली ऑन ईच, जब भी आप कोई भी कैटेगरी है क्वेश्चंस की, अगर आपने 10 से 15 उसकी कैटेगरी को बार बार स्पीड कर लिए तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे आपको जो है छूट जाए वो आपसे। क्योंकि एग्जाम में तो आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन किए जाते हैं, क्योंकि अगर ये ट्विस्ट ना हो तो उसको सीए का एग्जाम थोड़ी बोले, ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं, सो दैट कि आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है उसमें कि बच्चे अब बोल तुझे क्या समझ आया, तुमने क्या पढ़ा है अपनी पढ़ाई में। तो उस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है, सो दैट कि आपका कोई भी प्रॉब्लम जो है ईजिली सॉल्व हो जाए। उसके बाद है 10 मंथ की एवरेज सैलरी। उसके बाद आपको कैश इक्विवेलेंट टू लीव, भाई आपका जो भी पैसा आपका बन रहा है लीव का आप ये बोलेंगे कैश इक्विवेलेंट, ध्यान रखना कैश इक्विवेलेंट टू लीव। अब आपने बोला भाई कैश इक्विवेलेंट टू लीव ये है मेरा पैसा, तो ये नहीं है भाई। आपने क्या करना है, आपने ये निकालना है यहाँ पे कि अगर
पर्सन को कितनी छुट्टी, 30 डेज से ज़्यादा आपने देनी नहीं है। जितने भी, मान लीजिए 1 साल उसने सर्विस करी है तो उसको एक ईयर की उसको 1 छुट्टी मिलेगी। मान लीजिए 20 साल उसने काम किया तो उसको 600 छुट्टियाँ मिलेंगी। लेकिन अगर उसने 600 में से मान लीजिए 200 रुपये, 200 लीव अगर निकालनी है तो 400 लीव का उसको पैसा मिलना चाहिए। 400 लीव का 10 मंथ के हिसाब से, 10 मंथ की एवरेज की सैलरी अगर लेते हैं, 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेते हैं तो 400 डेज का कितना पैसा उसको मिलेगा। और एवरेज सैलरी आप देख लीजिए, 400 डेज में एक दिन का कितना बना तो 400 डेज का कितना बनेगा। जो भी एवरेज सैलरी होती है उसमें से आपका जो है पर डे का जो आपका सैलरी है वो निकल जाएगा और उसको 400 से मल्टीप्लाई, आगे हम जाके इसकी जो है एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। आपको अभी सिर्फ इसको माइंड में सेट करना है कि ऐसे हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स इनको बड़ा ध्यान से आपने नोट करना है, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। लीव सैलरी रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस फुल्ली टैक्सेबल। कोई भी अगर आप जो लीव एनकैशमेंट की सैलरी है, अगर आप एम्प्लॉयर को बोल के सर मुझे छुट्टियों का पैसा दे दो, ठीक है भाई ले ले, लेकिन जिस साल में आप लोगे ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ये वर्ड आपने ध्यान रखना है, फुल्ली टैक्सेबल। इसको भूलना नहीं है कि भाई ठीक है ले ले, ठीक है टैक्स देना पड़ेगा, ये देखिए फुल्ली टैक्सेबल है, दे ले। फुल्ली टैक्सेबल, इसमें कोई एग्जम्पशन का कोई मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर 2 को हमने नोटिस करना है, वेयर लीव सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम द टू। मान लीजिए भाई साहब आपने एक एम्प्लॉयर के पास काम किया और दूसरे एम्प्लॉयर के पास काम किया, ठीक है। आपने मान लीजिए एक पॉसिबल तो नहीं होगा, मान लीजिए आपने भाई आप अप्रैल में नए एम्प्लॉयर के पास में आए, ठीक है। पुराने वाले एम्प्लॉयर से मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए मिला, ठीक है। तो अब जब अप्रैल में आए तो उसी साल में आप उसी बंदे को थोड़ी छोड़ देंगे। लेकिन मान लीजिए यार 11 महीने करने के बाद छोड़ भी देते हो तो आपने क्या होगा, जो लिमिट मैंने आपको 3 लाख की बताई है वो उसमें से एग्जम हो जाएगी, ठीक है। जो 3 लाख से ज़्यादा की एग्जम्पन नहीं, मान लीजिए ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 3 लाख आपने यहाँ ले लिया, 3 लाख यहाँ ले लिया। तो बेसिकली क्या है कि भाई आपको 3 लाख की लिमिट जो है ना वो एक बार की एक ही एम्प्लॉयर से मिलेगी, ठीक है। तो टोटल मतलब ऐसा ही है, आपको 3 लाख की जो ये है 3 लाख की से ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको सैलरी एग्जम्प्टेड फ्रॉम बोथ एम्प्लॉयर। अगर दोनों एम्प्लॉयर से मिलती है तो आपको 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एग्जम्प्टेड लिमिट। तीसरा केस पता क्या आता है, तीसरा केस ये आता है कि भाई साहब आपको एनी अदर प्रीवियस एम्प्लॉयर से मिला है, पुराने वाले फॉर्मर होता है प्रीवियस एम्प्लॉयर, अगेन रिसीव अनदर दूसरे अनदर एम्प्लॉयर से मिल जाता है। तो आपने जो आप पहले मान लीजिए आपने भाई 15 साल एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो, 15 साल आपने एक एम्प्लॉयर के पास काम किया और 15 साल वाले से आपने जब आप उसको पैसा मिला आपको लीव का 3 साल का एग्जम्पशन ले लिया आपने। लेकिन अगर जब आप दूसरे बार जैसे लोगे तो आपने जो पैसा आपको एग्जम्प्ट मिल चुका है उसको आपने लीव सैलरी में से कम कर देना है, ठीक है। विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी। जो भी आपको पैसा मिल चुका है वो जो उसकी एग्जम्पशन ले चुके हो पहले वो आपने कम कर देना उसकी सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ मीन बेसिक से। अब सैलरी के अंदर समझ लेते हैं, सैलरी के अंदर आपने क्या क्या इंक्लूड करना है भाई। आपने बेसिक सैलरी लेनी है जब आप सैलरी का मीनिंग निकालोगे, क्योंकि सैलरी में मीनिंग जो है ना, मीनिंग डिफरेंट है सब जगह। HRA के लिए अलग से है, इसके बाद बेसिक सैलरी ऐड करनी है आपने, उसके बाद DMS अलाउंस इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उसके बाद है कमीशन इफ ऑन फिक्स परसेंटेज अगर होता है तो, ठीक है। ये सारी तीनों चारों चीज़ें आपने 1 2 3 चीज़ें आपने ऐड करनी है, तो आपने उसका जो भी निकलेगा टोटल मान लिया वो आपका सैलरी बन जाएगा। मतलब आपने एवरेज सैलरी निकालने के लिए आपने मान लीजिए भाई आपका मान लीजिए 5000 ये हुआ, 2000 ये हुआ और 600 ये हुआ, तो 7600 हो गया। तो आपका इसका 10 मंथ का एवरेज सैलरी देख लो आप कितना बनेगा। ये आपका सैलरी हो गया, टोटल एवरेज सैलरी निकालना है आपने ऐसे। उसके बाद आते हैं एवरेज सैलरी विल बी डिटरमाइंड बाय द सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 मंथ्स। 10 मंथ का मैंने आपको जैसे फॉर्मूला बताया कि जो लास्ट मंथ है
जिस महीने मान लीजिए अप्रैल में रिटायर हुआ है भाई साहब, तो उस केस में आपको क्या लेना है, मार्च तक लेना है। मार्च 2022 को, सॉरी जैसे अप्रैल 2022 में रिटायर हुआ बंदा, ठीक है, तो आपने उसको मार्च से 10 महीने, मार्च, फरवरी, जनवरी, इस तरह से आपको 10 मंथ पीछे पीछे चले जाना है, तो आपका उसका एवरेज निकल जाएगा। ये सारी टोटल हो गया आपका। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हो तो प्लीज़ अगर भाई आपने सर्विस में फुल्ली टैक्सेबल हो जाए, कोई एक्सक्यूज नहीं, चाहे गवर्नमेंट का हो प्राइवेट सेक्टर का, कोई मतलब नहीं है इसको, आपको फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी, ध्यान रखना है, इस पॉइंट को भूलना नहीं है। उसके बाद अगर आपने रिटायरमेंट पे मिली है, सुपरनेश फंड मिले हैं, या फिर बंदे को निकालते वक्त कर दिया, टर्मिनेशन कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है, तो भाई साहब को उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट अप्लाई के लिए फुल्ली टैक्सेबल हो, सॉरी एग्जम्प्टेड हो जाएगी अंडर सेक्शन 1010 के अंदर, पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर भाई साहब जो है एम्प्लॉय हैं और उनको पैसा मिलता है, तो उस केस में इन सब में से जो सबसे लीस्ट होगा, मैंने आपको बता चुका हूँ, वही चीज़ है जो मैंने ऊपर बताया, वही चीज़ है, आपको फिर भी एक स्लाइड के थ्रू है। 3 लाख जो होगा ये स्टैट्यूटरी लिमिट है, जो भी उसको एक्चुअल लीव एनकैशमेंट मिला वो है। 10 मंथ की एवरेज सैलरी कितनी है, ठीक है, तो मान लीजिए उसको भैया 10 मंथ की है, मतलब एक, यार आप कुल मिला लो, एक महीने की अगर सेम सैलरी आती है तो अब 10 महीने की भी सेम ही आई, 66,000 बंदे की साल, ये ठीक है, 66,000 बंदे की पर मंथ सैलरी है, ठीक है, और 10 महीने की अगर करोगे तो कितना 6,60,000 हो जाएगा, ठीक है, और इसको डिवाइड से करोगे तो भी 66। ये तब डिफरेंस आता है जब आपका मान लीजिए पहले आपकी कुछ महीने आपकी 65 थी या फिर 55,000 थी, तो डिफरेंस आएगा, अदरवाइज सेम ही रहेगा। आपको 10 मंथ का एवरेज सैलरी बता दिया। उसके बाद मैंने कैश इक्विवेलेंट टू लीव अनअवेल्ड लीव का कितना पैसा जो है बनता है, ठीक है, लेकिन उसको 30 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने। बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि आपको 30 डेज से बंदे को, मान लीजिए उसने 20 साल नौकरी करी है, तो हर साल की उसको 30 डेज से छुट्टी ज़्यादा लीव एनकैशमेंट नहीं मिल सकता गवर्नमेंट के हिसाब से। लेकिन अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ पाओगे। मिस्टर गुप्ता है 1 दिसंबर 2022 को भाई साहब जो है रिटायर हो जाता है, 1 दिसंबर 2022 को। आफ्टर 20 ईयर ऑफ सर्विस रिसीव लीव सैलरी, बंदे को 5 लाख रुपए मिल जाता है और उसका बेसिक सैलरी है 5,000 रुपये। अप्रैल में भाई साहब का 1,000 रुपये बढ़ गया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि भाई साहब अप्रैल में 2022 में 1,000 रुपये बढ़ गया, मतलब 4,000 रुपये पर सैलरी थी उसकी, तो उसके बाद आपको अप्रैल में 5,000 हो गई। डियर एंड अलाउंस 60, इसका 60% जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। मैंने आपको बोला सैलरी के मीनिंग में सिर्फ आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स का ही डीए लेना, कुछ नहीं लिखा है तो आपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स मान लेना है। कुछ भी अगर ये सारी चीज़ नहीं लिखी है क्वेश्चन में तो आपने इस चीज़ को भूल जाना है, ठीक है। कमीशन मैंने आपको क्या बोला था 500, मैंने आपको क्या बोला था भाई साहब कि अगर वो फिक्स्ड परसेंटेज है, अगर फिक्स्ड परसेंटेज दे रखी होगी तभी वो सैलरी के मीनिंग में ऐड होगा, वरना नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला सैलरी के मीनिंग, सैलरी का जो मीनिंग है कैलकुलेट करते वक्त जो है, जब आप एवरेज सैलरी निकालेंगे तो इंक्लूड ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में, ये क्या बोलती है। भी आपने सैलरी के मीनिंग में नहीं लेना है, मैंने आपको बता दिया ना कि 3 चीज़ें लेनी है। आपको बेसिक सैलरी लेनी है, उसके बाद आपको लेना है डीएनएस अलाउंस लेना है, और कमीशन इफ ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर,
तब आपने लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। ठीक है, भाई साहब ने 480 डेज की अवेल्ड करा ली है। भाई साहब ने जब जॉब में रहते रहते उसने 480 डेज की लीव जो है ना अवेल्ड करा लिया है, मतलब ले लिए हैं, मतलब हो सकता है वो बाकी जो कम बचे मतलब अवेल्ड मतलब ले लिए हैं उसने, क्योंकि अगर आप लोगो ही नहीं तो बाकी तो लैप्स हो जाएंगी। तो बंदे ने कुछ 480 डेज ले चुका है। ही वॉज एंटाइटल्ड 30 डेज, ये तो मैंने आपको बताया कि 30 डेज से ज़्यादा उसको नहीं मिलेगी। जितने साल नौकरी करेगा उसमें 30 डेज का 1 साल का उसको छुट्टी मिलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल लीव सैलरी। हम यहाँ पे लीव सैलरी करेंगे भाई साहब, कितना उसका बनना चाहिए लीव सैलरी। 2 केस में आपको जनरेट करना है उसका इनकम। पहले में करना है आपको ही इज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और दूसरे में ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पहले वाले केस में तो बहुत सीधा है, ए वाला केस ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। भाई साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मैंने आपको बोला लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम में पैसा मिला है। अगर बीच में लिया होता इसने तो भाई साहब पूरा टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन 5 लाख मिला रिटायरमेंट में गुप्ता जी, और गुप्ता जी को लेस्ट एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 के अंदर उसकी 100% एग्जम्पशन हो जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्लाई है। ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट अप्लाई की वजह से इसको 100% जो है एग्जम्पशन मिल रहे हैं, इसलिए उसकी टैक्सेबल सैलरी है 0 हो रही है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ वाले केस में ही इज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट स्टार्ट हो रहा है बी में। अगर ये मान के चलते हैं वो मिस्टर गुप्ता जो है एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उस केस में लीव सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भाई साहब को 5 लाख रुपए मिला। मैंने आपको 4 चीजें बताई ना, आपको 4 चीजों में से जो भी कम होगी, अगर लीस्ट ऑफ द 4 केसेस दैट विल बी कंसीडर्ड दैट एग्जम्प्टेड पर ध्यान रखना। ठीक है, 5 लाख उसको मिला भाई साहब को, और इसको हम लोग बात कर लेते हैं, पहले कैलकुलेशन करते हैं। पहले नोट हमने इसको बाद में बात करते हैं, इसको यहाँ तक भूल जाओ पूरे ये क्या है। ठीक है, तो आप देखते हैं लीव सैलरी मिला कितना सर को 5 लाख रुपए, स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है 3 लाख रुपए। इन दोनों में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो क्लियर है बिल्कुल होती है आपको। जब भी आप रिटायरमेंट होंगे जॉब से तो इस दोनों चीजें आपको मिलेगी। 10 मंथ एवरेज सैलरी हम कैसे निकालेंगे। ठीक, अब देखो उसके अगर 10 महीने दिसंबर में भाई साहब रिटायर हुए थे, दिसंबर में रिटायर हुए थे, और अगर मैं दिसंबर से पीछे अगर नवंबर, क्योंकि जिस साल में रिटायर हुआ उसको नहीं लेंगे हम लोग, उसको हम लेंगे नवंबर से, तो 6 महीने अप्रैल से लेके नवंबर तक आप उसके हुए थे 6 महीने थे। लेकिन फरवरी और मार्च की भाई साहब की सैलरी जो है बढ़ गई थी 4 से, तो फरवरी और मार्च की हम लोग कितने लेंगे 2 महीने की 4। आई होप की पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, फिर भी नहीं आएगा तो मुझे बताना। और अप्रैल से लेके नवंबर तक आपको 8 महीने हो गए, और 2 महीने ये हो गए। ठीक है, तो आपको ये हो गया, और 60% तो इसका 10%, 3000 का 10% कितना हो गया 300, तो इसका 60% कितना हो गया 3000 उसका डीए हो गया, और इसका 60% कितना हो गया 1800 हो गया भाई साहब का डीए, और इसका कितना हो गया 66,600। तो टोटल जो है इसका 5,005 और ये कितना होगा टोटल भाई साहब का 8 5 40 48,000 पर्सन का सैलरी हो गया। आप कैलकुलेट करना उतना ही आएगा। उसके बाद 1800 ये हो गया 18,000, सॉरी 10 महीने का 18,000, तो कितना हो गया 66,000। ये देखिए 66,000 आ गया, क्योंकि आपको सैलरी अगर 10 महीने की सैलरी निकालोगे और 10 महीने का डीए निकालोगे, क्योंकि डीए हमारा कैलकुलेशन मीनिंग में लेनी, तो 66,000 पर्सन की ये होगी। और 4th केस क्या आता है, आपको बड़े ध्यान से सोचना है। कैश इक्विवेलेंट टू भाई साहब का कैश इक्विवेलेंट टू लीव क्रेडिट कितनी होनी चाहिए थी, तो उसका देखना है। लीव अवेल्ड, टोटल लीव अलाउड कितनी होगी 600 उसको लीव मिलेंगी। जैसे मैंने बोला आपको 20 साल बाद रिटायर हुआ बंदा, तो उसको जो है 20-30 के हिसाब से उसको 600 जॉब मिलनी, सॉरी लीव मिलनी चाहिए थी। 600 में से 480% जो है ले चुका, उसकी 120 डेज का हमने पैसा देना उसको। ये आप देख लो 120 डेज का हमारा पैसा बनता है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, हम इसको ऐसे निकालेंगे कि भाई साहब 6600 हमारा हो गया 30 दिन का,
6600 इंटू 120, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये निकल के आएगा 6600 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 30। तो ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा भाई साहब 26,400 में 26,400, ये आपका उसका पर्सन का इतना पैसा उसको मिलना चाहिए था। अब उसकी एग्जम्पशन कौन सी होगी? सर आपको कोई भी अगर इसके बाद कोई कंफ्यूजन रहता है तो शायद आपको नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की हर एक क्वेरी का जो है अच्छे तरीके से जवाब दे पाऊँ, और फिर भी आप जो है के ऊपर आपने स्टडी पे फोकस करना है। मेन इम्पॉर्टेंट है आपको CA एग्ज़ाम क्लियर करना है। CA एग्ज़ाम क्लियर करो, इसके बिना लाइफ में अंडा हो आप। अगर आप एक बार इस लाइन में चले गए हो तो पीछे देखने का नहीं है। यू डू नॉट हैव एनी राइट टू सी बैक। Thank you so much, and let's meet in another video session. Till that, take care, bye, and hope for the best.